गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल आपने देखा था कि अंग्रेजी के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने कल मेन जो बात कर रहे थे वो वर्ब का एजेंडा था। वर्ब की बेसिक बात मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग इनके छोटे छोटे बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और इससे मिलते जुलते वर्ड्स हमारा क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस हुआ इसमें बेसिक 3 वर्ड्स हैं। जैसे हमारा वर्ड एक ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक हमारा वर्ब हो गया और एक जो हमारा वर्ड है वो अदर वर्ड हो गया। ये जो अदर वर्ड है ना, इसी अदर वर्ड को हम लोग 3 अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये जो इसका जो पहला नाम होगा वो पहला नाम है ऑब्जेक्ट, जो दूसरा नाम होगा वो है कॉम्प्लीमेंट और जो तीसरा नाम है वो है एडवर्बियल। कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि ये जो अदर वर्ड्स है हमारा, इस अदर वर्ड को ही हम लोग 3 नाम से जानते हैं। एक तो कौन सा होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा कौन सा होता है कॉम्प्लीमेंट और तीसरा कौन सा होता है एडवर्बियल। अंग्रेजी के बेसिक क्लास में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और आप इसको बेसिक समझ रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। ये बेसिक नहीं है, ये हायर स्टैंडर्ड की बात है। ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप मेंस का पेपर देंगे, सीजीएल का पेपर देंगे, उसमें एक टॉपिक एक्टिव पैसिव का आता है जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर का आता है। उस 20 नंबर में आपको ये भी तो सॉल्व करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तब आप उसको सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। कहीं आप कॉम्प्लीमेंट को ही सब्जेक्ट बना देंगे, एडवर्बियल को ही सब्जेक्ट बना देंगे, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कौन सा तो ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है और कौन सा हमारा एडवर्बियल होता है। तो ये अदर वर्ड हमारे 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपने देख ही लिया, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। थोड़ा सा हम समझते हैं कि वास्तव में ये ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, एक वर्ड है, जैसे हमने कहा कि ही, सिंपल सी बात है कि इट्स मैंगो, और हमने लिखा कि ही लाफ्स एट नाइट। ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझिए, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। ही इट्स मैंगो, ही लाफ्स एट नाइट। वह आम खाता है और वह रात में क्या करता है, हंसता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए ना, ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है, तो आम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। छोटा हो जाएगा आम, आधा खाएगा आधा बचेगा, पूरा खाएगा, तो टोटली इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि जिस वर्ड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस किसी भी वर्ड पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ना, जैसे मैं बोलूं कि मोनिका लाफ्स एट यू। अब आप देख लीजिए, इसका मतलब मैंने क्या कहा, मोनिका लाफ्स एट यू, मतलब मोनिका आप पे हंसती है। अगर कोई लड़की आप पे हंसती है तो आप पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, आप पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो प्रभाव पड़ने वाले वर्ड्स है, ये आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वो मुस्कुराकर हंसती है तो आप समझ जाइए कि आप पे अलग प्रभाव पड़ रहा होगा, और अगर कुछ और तरीके से आप पर मजाक के मूड में हंस रही है तो आप समझ जाइए कि आप गए गुजरे में से हैं। कुल मिलाकर बात क्या हुआ, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतना सा हुआ कि आप पर प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रभाव भी 2 टाइप्स के पड़े। ये प्रभाव कैसे पड़ा, प्रभाव एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। आप पे सपोज करिए कि अगर कोई हंस रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि आप पे किसी ने हंसा और आपका एक हाथ टूट गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये इंटरनल प्रभाव है। तो कोई भी प्रभाव है, इसलिए आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि अगर आप प्रभाव इंटरनल पड़ता है तो उनको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट कोई प्रभाव पड़ता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात आपकी समझ में आया कि नहीं आया, क्या आ गया। आप तो सिर्फ इतना समझो
कि जिस किसी पर आपका प्रभाव पड़ता है उसी को आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये क्या होता है पता है, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये कौन से वर्ड्स होते हैं देखिए जरा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ तो बच्चा कभी कभी क्या कहता है, बच्चा कहता है सर पास। अपन नहीं बोलते कभी कभी कि समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। तो जो बात आपके सर के ऊपर से जाए ना, आप समझ लेना कि वो कॉम्प्लीमेंट है। आप समझे कि नहीं समझे? कुल मिलाकर बात क्या हुआ, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ मतलब हुआ कि आपकी बातों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा, उसका ध्यान नहीं है, या आप ही ठीक से नहीं समझा पा रहे। कई सारे एजेंडा हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सर पास मतलब ऊपर से क्रॉस हो गया। इसके समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे आप देखिए ना, ही लाफ्स एट नाइट, वो रात में हंसता है। तो क्या हो गया, रात में क्या फर्क पड़ेगा, ये रात में हंसेगा तो तारे थोड़ी टिमटिमाएंगे ज़्यादा, इससे क्या फर्क पड़ता है नाइट के ऊपर, नाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो नाइट को स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, वो जो कमजोर विद्यार्थी, वो क्या सोचेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसको तुरंत यहाँ करेगा, इसको यहाँ करेगा और खुश हो जाएगा। कुल मिलाकर बात क्या हुआ, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बड़ी आराम से समझ गए, दोनों में डिफरेंस भी समझ गए। अब आप बहुत ही आराम से समझेंगे। जैसे देखिए एक बात बताइए, जैसे मैं लिखता हूं आई गो टू पटना। अब आपसे कोई बातचीत में पूछे कि बताइए कि ये आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। अब आपको जो कमजोर विद्यार्थी मिलेगा, कमजोर नहीं होता विद्यार्थी, मतलब जो कम पढ़ता लिखता है, जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता, वो क्या कहेगा कि आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गया, पटना ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं, उनको तो इतना पता है बस कि वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आप डिटेल पढ़िएगा, ये ना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ, मैं पटना जाता हूं तो पटना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ये वस्तु थोड़ी है जो प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैं मान कर चलूं कि आपके समझ में क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, और आपके समझ में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एक बात मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। देखिए, जो भी आपको दिखाई देता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इतनी परिभाषा अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक कंक्लूजन बता देता हूँ। जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जो प्रैक्टिस नहीं करता, ये सब नहीं समझ पा रहा कि ये सरपास क्या होता है, उन सब के लिए एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। अब जैसे एक बात बताइए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बिल्कुल सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। कुल मिलाकर बात ये हुआ, ये पटना दिखाई नहीं दे रहा, तो जो दिखाई नहीं देगा ना वो होता है कॉम्प्लीमेंट, और जो दिखाई देगा वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ना, मोनिका लाफ्स एट यू, मोनिका आप पर हंसती है, तो आप दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एडवर्बियल क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है। ये एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब। आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इस टाइप की बात को जैसे आप समझेंगे तो आपके समझ में बड़ी आराम से आ जाएगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जैसे नाइट है, ये टाइम हो गया तो ये एडवर्बियल हो गया। 3 o'clock कहीं पर लिखा हुआ है तो ये टाइम हो गया, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर आगे सीखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपकी समझ में ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, एडवर्बियल आ गया। इन सारे वर्ड्स को आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि तीनों एलिमेंट्स के बारे में आप समझ गए। कल मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस में 5 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। वर्ब के बारे में आप कल ही समझ गए,
ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के बारे में अभी समझ गए। अब छोटा सा कौन सा वर्ड बच गया? छोटा सा वर्ड बच गया सब्जेक्ट के बारे में। हम लोग थोड़े से सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। मैं आपको कई बार कहता हूँ बेटा, साथ के साथ आप इनको नोट भी करते जाइए, और जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप मुझे बताते रहिए। इनको आप क्लास समझिए, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे समझिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में हम बेसिक एजेंडा को क्लियर कर लेंगे, और तीसरी चौथी क्लास के बाद जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं कम से कम 40-50 क्वेश्चंस दूंगा आपको। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्लास में मैं कराऊंगा, और उन क्वेश्चनों के ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि किस एग्जाम में किस तारीख को कौन से दिन आया हुआ था। सारे के सारे डिटेल बताऊंगा, एकदम आप ना घबराएं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। बहुत खुशी हुई मुझे, ये हमारी दूसरी वीडियो है ऑनलाइन में। पहले वीडियो में करीब 35 से ज़्यादा लोगों ने हमारे FB पोस्ट को शेयर किया है। तो कुल मिलाकर बात है, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एक्शन रिएक्शन है उनसे हमें इंकरेजेशंस भी मिलती है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम लगता है मेरी लैंग्वेज को लेकर या फिर राइटिंग को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो आप कमेंट करेंगे तो हमारी समझ में आ ही जाएगा। कुछ बच्चों का कहना था कि इंग्लिश मीडियम के 10-5 बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीक से कुछ प्लान करूंगा जिनमें मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर अब हम लोग 5-7 मिनट सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। फिर आगे मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, धीरे धीरे आप एजेंडा सीख ही जाएंगे। चलिए, अब इनको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेक योर टाइम। अब लगभग सेंटेंस की सारी एलिमेंट्स के बारे में आप समझ गए। बहुत ज़रूरी है ये समझना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए ये सब्जेक्ट हमारा होता क्या है। चलिए हम लोग टोटली कंसंट्रेशन सब्जेक्ट पर देते हैं। देखो, सब्जेक्ट का मतलब पता है क्या हुआ? आप लोग भी पढ़ते होंगे, इनको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। मतलब ये क्या हुआ? डूअर हुआ। डूअर का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला। कोई भी व्यक्ति जो है जो काम करता है, या कोई भी व्यक्ति जो एक्शन लेता है कोई ना कोई, उन एक्शन वाले पर्सनैलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। एकदम नॉर्मल सी बात है, बड़ी आराम से आप समझ रहे हैं ये सारी बातों को। कुल मिलाकर बात क्या हुआ? जैसे एक बात बताइए, आप कहते हैं किसी को, क्या कहते हैं कि राहुल राइट्स अ लेटर, राइट? आपने किसी को कहा कि राहुल राइट्स अ लेटर, मतलब राहुल पत्र लिखता है। अब लिखने का काम कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है राहुल। तो राहुल ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो सब्जेक्ट क्या हो गया? डूअर हो गया। डूअर का मतलब व्यक्ति हुआ, वो काम करने वाला व्यक्ति हुआ। तो समझ में आपको आ ही गया, क्या आ गया कि जो भी व्यक्ति है वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। आप कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं। एक विद्यार्थी से मैं क्लास में पूछ रहा था, ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि दैट चेयर वाज ब्रोकन। ठीक है, अब मैंने उनको कहा कि बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो विद्यार्थी के मन में एकदम क्लियर रहता है। क्या क्लियर रहता है पता है? वो एकदम ऐसे समझते हैं कि शुरू में जो होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, बीच वाला वर्ब होता है और अंत वाला ऑब्जेक्ट रहता है। जनरल स्टूडेंट यही जानते हैं, और फटाक दे तुरंत विद्यार्थी ने कह दिया कि दैट चेयर जो है ये सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, दैट चेयर वाज ब्रोकन। अब यहां पर कुर्सी कौन सा काम कर रहा है? और काम कौन करेगा? काम करेगा कर्ता। काम करने वाला कौन हो सकता है? सजीव की निर्जीव? सिंपल सी बात है, सजीव होगा तभी तो वही तो काम करेगा। निर्जीव तो काम कर ही नहीं सकता। निर्जीव काम कैसे करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक काम करिए। पता है क्या करिए? देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल बात समझाता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिएगा, जैसे यहां पर आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये वर्ड जो है ये आपके सब्जेक्ट होंगे, राइट? अब आप यहां पर बेटा 2 वर्ड्स में इसको डिवाइड कर लो। आप ये देखो कि ये जो वर्ड है ये लिविंग है, या ये जो वर्ड है ये नॉन लिविंग है। ये सजीव है या ये निर्जीव है, ये आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको सजीव मिलता है ना तो वो आपका सब्जेक्ट होगा, और अगर निर्जीव मिलता है ना
तो वो सब्जेक्ट नहीं है। ये पता है क्या होता है, ये होता है अंडरस्टूड सब्जेक्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बेसिक बात में ही कितने सारे वर्ड बताने लग गया। अंडरस्टूड सब्जेक्ट का मतलब होता है ये सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग मानते हैं इसको सब्जेक्ट। जैसे आप मैथ्स नहीं पढ़ते, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना, कोई आपको टीचर कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 बड़ी है और दोनों को गुना करने पर 26 प्राप्त होता है, तो बताइए संख्या कौन कौन सी है। उसने क्या कहा, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 बड़ी है, तो आप मानते हैं ना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x + 3 कर दिया और गुना करने के लिए कहता है 26, फिर आप इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो इसका साफ मतलब क्या हुआ, साफ मतलब ये हुआ कि आप ये देखना कि उसमें सजीव है या निर्जीव है। अगर निर्जीव मिलेगा तो वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा, और अगर निर्जीव नहीं है, सजीव है, तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो सेंटेंस के बेसिक वर्ड्स के बारे में आप लोग सब समझ ही गए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार आप ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके और भी हायर स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अब पेपर में आते। अब आप लोग एकदम लेवल के स्टूडेंट्स बन गए, क्योंकि सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया, सेंटेंस में क्या क्या होता है उसके बारे में पता चल गया, और किस एलिमेंट्स की कौन सी पहचान है आप उनके बारे में समझ गए। आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात मैं इसमें और आपको बता देता हूँ, अब एक बात ध्यान रखिए, कोई विद्यार्थी अगर जल्दी जल्दी पढ़ रहा है तो वो 30 दिन में कोर्स को कर लेगा मान लो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, 35 दिन लगेगा, 35 डेज ही तो लगेगा, लेकिन फिर आप जो समझ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आराम आराम से पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछते रहिए। चलिए, अच्छा कल मैं एक बात बता रहा था, वर्ब में आपने देखा था कि वर्ब की 3rd फॉर्म और वर्ब की 2nd फॉर्म, इन जो दोनों वर्ड है ना, इन दोनों वर्ड की जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग सेम था। तो आप इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे कि वो 2nd फॉर्म है या वो 3rd फॉर्म है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे देखो ना, जैसे मैं लिखता हूं कि सी स्लेप्ट at 9 o'clock yesterday, और इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया कि she had slept at 9 o'clock yesterday। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर भी slept है और यहां पर भी slept है, तो भी काम करिएगा, अगर दोनों स्पेलिंग सेम है ना, तो आप ये देखना कि इससे पहले क्या है। अगर इससे पहले कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, कुछ भी, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तब तो आप उसको 3rd समझ जाइए, और हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो उसको क्या समझ जाइए, 2nd समझ जाइए। कुल मिलाकर अब आप यहां निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि वर्ब की जो 3rd फॉर्म है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो जब हमेशा है, अब इसका मतलब आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि देखो देखो यहाँ 3rd फॉर्म है क्या, तो आप क्या करना, आप देखना कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो 3rd होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, स्लेप्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सी बात हुआ कि दैट इज 2nd फॉर्म, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गया, 3rd फॉर्म। तो अब आप लोगों की समझ में दोनों बात आ गया कि कौन सी 2nd फॉर्म होगा और कौन सी 3rd फॉर्म होगा। धीरे धीरे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक हेडिंग डाल के लिखाऊंगा भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी यही नहीं समझ पा रहे होंगे कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम धीरे धीरे लिखाऊंगा
और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा अगले 1 सप्ताह 10 दिन के बाद PDF फॉर्म में मैं आपको कुछ नोट्स भी दे दूँगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला ही जाएगा, तो उसके माध्यम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब आप लोगों ने वर्ब के बारे में बेसिक बात को समझ गए। अब वर्ब के बारे में तो बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैं अभी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ सारी बात पढ़ लेंगे तो आप फिर वर्ब में क्या पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है वर्ब। एक बात और समझ लीजिए, अंग्रेजी में ना बस 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। टॉपिक तो मैं सब पढ़ाऊँगा, बस 5 टॉपिक ही पेपर्स में आते हैं। 5 टॉपिक का ही एजेंडा होता है। प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, और आपका एक डिटर्मिनर और एक कंजंक्शन जिसको कनेक्टिव बोलते हैं। इन सारे 5, ये जो 4-5 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो वर्ब के एजेंडा को समझ गए, एक तो ये बात। फिर किसी किसी के मन में एक बात और आ रहा होगा, कल उनके मन में ये आ रहा होगा कि ING लगाते टाइम ना, कल हमने लेटर में डबल लेटर कर दिया था। जैसे देखिए ना, जैसे हमने यहाँ पर टीच में कल ING लगाया था मैंने, तो सिर्फ टीचिंग लिखा था। लेकिन अगर हमने रन में ING लगाया था तो रनिंग कर दिया था, मतलब डबल एन कर दिया था। वैसे कट में हमने लगाया था तो डबल टी कर दिया था, कटिंग कर दिया था। अंग्रेजी में एक वोकेबलरी का सेशन है जिसमें स्पेलिंग टेस्ट है। प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और CGL के मेंस में 7-8 क्वेश्चन आपका वोकेबलरी के स्पेलिंग टेस्ट से आता है। उस स्पेलिंग टेस्ट में हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद ही मैं वर्ड्स मीनिंग शुरू करूंगा, जैसे बेसिक क्लास हो जाएगा तो उसमें और डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इस बात को तो समझा ही देता हूं क्योंकि ये बात अभी आ गया, छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए होता क्या है, देखिए मतलब कोई भी लेटर डबल कब हो जाता है ING लगाते समय, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक बात समझना पड़ेगा। बेसिक बात क्या समझना पड़ेगा, देखिएगा बेसिक बात क्या है। यहां मैं लिख देता हूं, आपके समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो बेटा लेटर है ना, ये लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो लेटर है, ये जो लेटर हुआ हमारा, शायद यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। ये जो लेटर्स है हमारा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जब आप छोटे से क्लास में पढ़ते थे तो 2 ही पढ़ते थे, कंसोनेंट और वॉवेल। आप पढ़ते थे टोटल लेटर 26वां, वॉवेल में से 5 को घटाते थे, माने कंसोनेंट में से या फिर लेटर में से, और अब तुरंत कह देते ये आपका ये हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, लेटर्स जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोनेंट, एक को क्या कहते हैं, वॉवल, और एक को क्या कहते हैं, सेमी वॉवल। ठीक है, ये जो वॉवल होते हैं ना, ये 5 होता है, आप लोगों को पता ही है। AEIOU कितनी बार बताऊंगा मैं, ये रहा 5। सॉरी, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे लगा कि यहाँ पे वॉवेल है, ये तो सेमी वॉवेल है, तो 2 ही होंगे, W और Y। वॉवेल में आता है AEIOU, और ये आपका हो गया कंसोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वॉवेल में कितने हो गए, 5, AEIOU, सेमी वॉवेल में 2 हो गए, तो ये 5 हो गए, और ये आपके क्या हो गए, 2 हो गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंसोनेंट का मतलब बताइए, तो कंसोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कंसोनेंट का मतलब आप क्या कीजिए, 26 में से 5 + 2 को लेस कर लीजिए, तो 26 में से 7 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 19। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंसोनेंट हो जाएंगे। बीच बीच में क्या है, कुछ क्वेश्चन को समझाने के लिए एक बेसिक एजेंडा को आपको समझना पड़ेगा, तो वो मैं बीच बीच में समझाता रहूँगा, तब घबराइए मत। आप ये मत समझिए बीच में लेटर शुरू कर दे, लेटर वेटर नहीं है, ये तो यहाँ के अप्रोच को समझना है, तो आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये बात मैंने आपको क्यों कहा, तो देखिए ये क्यों कहा, समझ गए सब लोग, इनको नोट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, वॉवेल में AEIOU आ गया, सेमी वॉवेल में W में और Y आ गया, कंसोनेंट आपका 19 हो गया। इसकी जरूरत क्या है वो देखिएगा। देखो, ING लगाते टाइम क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए ये कोई भी आपका वर्ड मीनिंग है, एकदम गंभीरता से देखिए, इस वर्ड के अंत में लास्ट पॉइंट में कोई कंसोनेंट आ गया और इससे ठीक पहले
आपके पास वॉवेल है और ये वॉवेल सिंगल है, मतलब एक ही है। आप समझ पा रहे मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या समझ रहे हैं? कोई भी वर्ड मीनिंग ले लीजिए, कोई भी, क्यों, आपके सामने एक कट ले लीजिए। अब इसको प्रैक्टिकली देखो, वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए? कंसोनेंट। तो टी देखो, टी वॉवेल में है? नहीं है। टी सेमी वॉवेल में है? नहीं है। इसका मतलब ये किस में होगा? कंसोनेंट में ही होगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ ये कंसोनेंट हो गया। फिर मैंने क्या कहा आपको, इससे ठीक पहले आपको क्या होना चाहिए? वॉवल। तो इससे ठीक पहले, टी से ठीक पहले क्या है हमारे पास? यू है। यू है, इसका मतलब यू वॉवेल हुआ कि नहीं हुआ? और फिर मैंने क्या कहा? सिंगल वॉवेल, मतलब एक ही वॉवेल, तो यहाँ पर एक ही वॉवेल है। तो आईएनजी जब आप लगाएंगे तो इस कंडीशन में ये जो, जब आप इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये जो कंसोनेंट होते हैं ना, ये डबल हो जाता है। इसलिए यहां पर कट का क्या हो गया? कटिंग हो गया। रन का क्या हो गया? रनिंग हो गया। तो आपके समझ में कंसेप्ट आ गया। क्या आ गया? कि कंसोनेंट से पहले वॉवल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, वॉवेल बोल रहा हूं और मैं एकदम क्लियर कर दिया कि सिंगल वॉवेल होना चाहिए, डबल नहीं। अब जैसे देखिए, अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया रीड। अब जो विद्यार्थी सिंगल और डबल नहीं समझ रहा होगा वो तुरंत यहां पर गड़बड़ी करेगा। क्या करेगा गड़बड़ी? उनको ये लगेगा कि डी तो कंसोनेंट है, ए तो वॉवेल है, और रीडिंग में क्या करेगा? आईएनजी लगाते टाइम डबल डी लगा देगा। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर दो वॉवेल आ गया। आपको कितने वॉवेल की जरूरत है? एक ही वॉवेल की। तो रीडिंग में आप क्या करेंगे? सिर्फ आईएनजी लगाएंगे और आपकी बात समझ में आ जाएगा। सॉरी। तो कुल मिलाकर आप सबके समझ में बात आ गया। क्या आ गया? अब आप देखिए कितनी सारी बात समझ गए। सेंटेंस में क्या क्या होता है ये भी समझ गए, वर्ब को कैसे पहचानेंगे ये भी समझ गए, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी, सारे वर्ड्स आप समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग सीजीएल का पहला टॉपिक ले लेते हैं जो बेसिक टॉपिक है। और मैं ना पूरी क्लास में बेसिक ही बोलूँगा, मतलब शुरू से लेकर आखिर, जिस दिन आपका बैच खत्म होगा उस दिन भी बेसिक ही बोलूँगा। तो आप ये मत समझना बेसिक बेसिक। अब आप देखो ना, सारी बात मैंने क्लियर करा दिया। तो ये बोलने का तरीका है, बेसिक, हाई, इस सब से कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते रहिए और आप समझ जाएंगे। चलिए, तो एसएससी के अप्रोच जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस तो आप समझ तो गए कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन आपको मालूम है सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है। 2 दिन और लेट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे के सारे एक भी गलती नहीं होना चाहिए बाद में। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आ गया, क्लास में रहते तो नहीं होता। ऐसे एक भी बात नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि आपके समझ में सारी की सारी एजेंडा आ जाना चाहिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या फ़ायदा मैं आपको बताऊं। जब सेंटेंस में एरर पूछेगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो सिंपल सेंटेंस देगा। वो तो कंपाउंड भी दे सकता है, इंट्रोगेटिव भी दे सकता है, इंपेरेटिव भी दे सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जब वो कुछ भी दे सकता है तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज अवेलेबल। इफ यू डोंट नो what types of sentence is available, how, why can you, या what types of question you will have to solve, दिक्कत आएगी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए आप समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एसएससी का जो अप्रोच है उस अप्रोच को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस के टाइप्स को। बात आप लोगों के समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो कुल मिलाकर तो सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने डिटेल पढ़ लिया, सारे के सारे बेसिक्स बात आपने क्लियर पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा कॉमन एरर है, इस कॉमन, आप ध्यान रखिएगा, ये एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आप एमटीएस का पेपर दे रहे हैं, सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं, सीपीओ का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, कोई भी आप अगर पेपर देंगे, स्टेनो में तो ये 10 नंबर में आता है, 10 मार्क्स में, सारे एग्ज़ाम में आएंगे। अब फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप किसी एग्जाम्स के प्रीलिम्स पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन का संख्या तो कम रहेगा ही, मेंस में रहेगा। ये सीजीएल और सीपीओ जो है इनके मेन एग्जाम में ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
अब कुल मिलाकर ये बात हुआ कि ये जो आप बात करेंगे कॉमन एरर का, तो कॉमन एरर में 20 क्वेश्चंस तो आएंगे, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आता है। लेकिन आप जरा सोचो, अगर आपने जोड़ करना सीख लिया मैथमेटिक्स में, तो जोड़ चाहे 10 पूछे चाहे 100 पूछा, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? आराम से बना लेंगे। यहाँ पर वही बात है, आपको मैं कॉमन एरर का कॉमन बात बता देता हूँ, ऐसी बात जो कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा तो वो काम तो आपको करना ही है। तो जब आप वो काम आपको करना ही है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कॉमन एरर का, वो आपको बताता हूँ। देखिए इसके क्वेश्चंस का क्या अप्रोच होता है। सेंटेंस आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया कि सी एज वेल एज या सी एंड नॉट आई एम टू select in that examination। ये एक सेंटेंस है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और ये डी पार्ट हो गया। अब कॉमन एरर में क्या होता है, इसमें आपको गलती ढूंढना है, और ये गलती किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। पूरी ग्रामर में नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, अब एक तो तरीका इसका ये है कि कॉमन एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले पूरी ग्रामर के टॉपिक पढ़ें, तब आप सॉल्व करें। एक तो इसका ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टॉपिक नहीं भी जानते हैं, तो अभी जो मैं बात बताऊंगा इसके सहारे आप बड़ी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा। जब भी आपको सेंटेंस में कोई कहे गलती ढूंढो, एरर फाइंड आउट करो, तो आप पता है क्या करना, आप ना उस सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे, मैंने सब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको बता दिया, आप सब्जेक्ट को क्या करना, कैंसिल कर लेना, हटा लेना, रिमूव कर देना। कुल मिलाकर बात हुआ कि सब्जेक्ट में कोई भी गलती नहीं होती। तो जैसे आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाएंगे तो सेंटेंस छोटा होगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे मैं आपको 4-5 बात बता दूंगा कि इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, जो बचा हुआ रहेगा उसमें गलती निकल जाएगा। बताइए पढ़ने की कहाँ जरूरत आ रही ज़्यादा। तो अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो कम मेहनत में ही आप एग्जाम के अप्रोच को समझ जाएंगे और आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सुनो, ध्यान रखना, एक बात बताओ, आप भले नोट लिख लीजिए कि जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें